अस्सलाम वालेकुम। अफराज नाजिश और मोहम्मद काशिफ इस्लाम साहब आपकी खिदमत में हाजिर 50-50 न्यूज़ से, जो कि आपका अपना पसंदीदा चैनल बनता जा रहा है। आज 5 फरवरी 2021 है। ये 5 फरवरी भी हमें 14 अगस्त की तरह, 23 मार्च और 6 सितंबर की तरह याद रहता है, क्योंकि हम यकजहती कश्मीर में बहुत आगे जा चुके हैं। इतने आगे कि तारीख़ भी अब चाहे तो हमें उस तारीख़ी हिस्से से निकाल नहीं सकती। कश्मीर का मसला है क्या, आज इस बात को आपके सामने एक नए अंदाज से हम लाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे वो कौन से ममालिक हैं जो नहीं चाहते कश्मीर आज़ाद हो, और मज़े की बात यह है कि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो। आखिर वो कौन सी सियासी जमातें हैं कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर कि जो ये चाहते हैं कि कश्मीर का मसला रहे। आवाम क्या चाहती है? आवाम को बेवकूफ़ बनाकर भारत में कितने लोग हैं जो सियासी हुक्मरानी कर चुके हैं, तो क्या हम इनको बेनकाब ना करें? तो आज 50-50 न्यूज़ में मैं अपने मेजर मोहम्मद काशिफ इस्लाम साहब, जिनका एक वसी तजुर्बा भी है, दिफाई नुक्ता नज़र से भी, बैनुल अक़वामी सतह पर जो सियासी मामलात हैं, जो हुकूमतें जो आज पाकिस्तान एशिया को फोकस कर रही हैं, उन पे इनकी नज़र है। तो मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या टोपी ड्रामा है, ये क्या मसला है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में 1948 से पड़ा हुआ है और ये लोग उसको हल ना करने की कसम खा के बैठे हैं। क्या ऐसा आप देख रहे हैं कुछ? बहुत शुक्रिया अफराज साहब। कॉटन ट्रेड से हटके भी ये प्रोग्राम जो है आपने मुझे मौका दिया, यकीनन होना चाहिए था। होना चाहिए था। आप ड्राई हो गए थे या? हाँ, कॉटन ट्रेड पे बोल बोल के मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा प्रोग्राम भी करें करंट अफेयर्स के बारे में। अफराज साहब, इशू टोपी ड्रामा ही है अभी हुकूमतों के बीच में। अभी इशू ये है कि दो बहुत बड़े वाकयात हुए, एक चल रहा है और एक हो चुका है। काराबाग उज़्बेकिस्तान 30 साल बाद, सिर्फ 30 साल में काराबाग को उज़्बेकिस्तान ने आज़ाद करा लिया। दूसरा बड़ा वाकया जो इस वक्त चल रहा है वो है आंदोलन, यानी सिखों की मूवमेंट जो चल रही है, और उसको तारीख एक बहुत बड़ी अजमत के नाम से ना उसको रकम किया जाएगा। सिर्फ 2 करोड़ सिख है पूरे भारत में, और 28 करोड़ जो है वो मुसलमान है। हाँ, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, और जिसको बेस करते वक्त मोदी ने कहा था कि हमें OIC की मेंबरशिप दी जाए, क्योंकि हमारे पास 28 करोड़ या उससे लगभग उससे ज़्यादा है, और पाकिस्तान के पास तो 22-23 करोड़, और OIC में वो एज ए मुबस्सिर गए भी हुए हैं। जी, ठीक हो गया। सुष्मिता वो गई थी मरने से पहले। हाँ जी, मरने से पहले। अब इशू ये है कि इस गवर्नमेंट में एकदम बड़े अजीब से वाकयात होते हैं कि आपके वो 370 जो है वो रिवोक कर देते हैं। वो वहाँ पे जम्मू लद्दाख और वहाँ पे हिंदू पंडित और उनको परमिशन मिल जाती है कि कोई भी आदमी वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद सकता है, ओनरशिप ले सकता है। और उनका पूरा प्रोग्राम क्या था कि वो इजराइल ने उनको डिक्टेट एक्चुअली किया था, जिस तरीके से वो फ़लस्तीन की ज़मीनें हड़प कर रहे हैं, और बावजूद अभी देखें इतने मुसलमान ममालिक ने उनकी जो उनसे सफारती ताल्लुकात किए, उनको एक्सेप्ट किया, और उनको उन्होंने लॉलीपॉप भी यही दिया कि भाई तुम ये किए जाओ, हम फ़लस्तीन के मुसलमानों को जो है ना हम उनका एक जस्टिफाइड जो है वो हिस्सा देंगे। अब हुआ ये कि ये 2 वाकयात को अगर हम सामने रखें तो हम वाकई ही एक टोपी ड्रामा चल रहा है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसको क्लियर क्यों नहीं करते? डर किससे रहे हैं कि भाई ये टोपी ड्रामा किसका है? क्या हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया का है? कश्मीर और उनका है UNO में चल रहा है? कहाँ चल रहा है? ये कह देना कि टोपी ड्रामा तो कमजोरी, अफराज साहब, कमजोरी हमारी है। आप यकीन देखें, पिछली जो गवर्नमेंट्स थी, इस गवर्नमेंट को अगर आप निकाल दीजिए कि उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा हुआ था। जी बिल्कुल। और जो वो लोग बोलते थे, यानी जो इंडिया की तरफ से होता था, आप उसको कंडेम नहीं करते थे। आप ये कह रहे हैं कि वो वहां से डिक्टेशन लेता था? डिक्टेशन आप ये देखिए, सिर्फ यही लेता था नवाज शरीफ के। आप उनके मीडिया पीछे भी आप इसको कीजिएगा कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है और ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त उनका मीडिया कितना पागल हो गया था कि हमने नवाज शरीफ पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, और उसका रिजल्ट देखें कि आज नवाज शरीफ जो है वो गवर्नमेंट में नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे? और उसका रिजल्ट 370 रिवोक कर दिया गया। जो आज हमारे यहाँ पे जो मुझे नहीं समझ में आती उन लोगों की कि कैसे हमने बेच दिया।
जितना इस 2.5 साल में कश्मीर के ऊपर इस गवर्नमेंट ने काम किया है उतना 72 साल में किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। यानी ये कहने का मकसद है कि काराबाग अगर 30 सालों बाद आज़ाद हो सकता है, जिसमें उज़्बेकिस्तान था या आज़रबाईजान था? आज़रबाईजान, सॉरी, आज़रबाईजान ने जो अपनी काराबाग वापस लिया था। और देखिए एक बड़ी मजे की बात है, आज़रबाईजान वो मुल्क है जिसका इजराइल से भी ताल्लुकात है। ठीक हो, उसने उसमें वो इस्लाम इस्तेमाल किया था जो इजराइल ने उनको दिया हुआ था। अब टाइमिंग चेक कीजिए, हमें कुदरत ने 1948 में चांस दिया, हमें कुदरत ने 60s की दहाइयों में भी चांस दिया कि जी हम इसको आज़ाद करवाएं, हम नहीं कर सके। हमें कुदरत ने जो वाक़या हुआ था मुशर्रफ के टाइम में, वो जो वैली का वाक़या था, कौन सा, कारगिल, उसमें भी हमें कुदरत ने टाइम दिया था। और हम सियासी, और हमेशा हम सियासी मैदान में आ रहे हैं, हमेशा हम सियासी मैदान में आ रहे हैं। और हमेशा फिर उसके बाद हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ तावीलें और मुख्तलिफ सियासी जो हैं वो घड़ी गई हैं, और उसकी वजह से आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया गया। यानी कि जो अवाम तक कहानियां जा रही हैं तो वो सारी की सारी मन घड़त है, वो हकायक पे मबनी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखें जी, कश्मीर का कोई पॉलिटिकल मुझे तो नज़र नहीं आता कि कोई सियासी हल नहीं है। उसकी वजह साफ बात है कि जो आपकी जितनी भी रेजोल्यूशंस इस वक्त यूएनओ में है वो डाई हो गई हैं। अगर आप कश्मीर को बज़ोरे बाजू नहीं आप इसको आज़ाद कराएंगे, टाइमिंग्स आपने आज़रबाईजान की तरह डिसाइड करना है। तो ये जोरे बाजू हाफिज सईद वाला होगा या पाकिस्तान आर्मी? नहीं, हाफिज सईद तो एक फैक्टर की सिमत हमारे वहाँ पे था। हाँ, बिल्कुल था। और कैसे था, वो इंडिपेंडेंट खुद जाके लड़ रहा था या जो भी मामला थे वो हम उसकी तरफ अभी वो आजकल हम उन हालात की तरफ नहीं जा सकते। सही। हमारा इशू ये है कि अगर हम आज कहेंगे जिस सियासी तौर पर हमको बातचीत से कर लेते मुमकिन नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट लगी रहे, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निगोशिएशन चलती रहे। आज हम एक बड़े स्ट्रॉन्ग ब्लॉक में आ रहे हैं। हमारी जो शिफ्ट ऑफ ये पॉलिसी हुई है कि हम चाइना के साथ खड़े हो गए हैं, ईरान के साथ खड़े हो गए, टर्की के साथ खड़े हो गए हैं, रूस हमारे साथ है इस वक्त, मुख्तलिफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हमारे साथ, और अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा है, अफगानिस्तान में मुल्ला ब्रदर्स, तालिबान, और हाँ वो सारी रियासतें जो उनके साथ खड़ी हैं। अभी आप देखेंगे इस वक्त एक बहुत बड़ा जो स्कैम आया है कि बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद हैं वो भी इजराइल के साथ निगोशिएशन में थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप यकीन कीजिए कि अगर पूरे मुस्लिम मुल्क को जो लीड करेगा आने वाले वक्त में, या वो पाकिस्तान होगा या टर्की होगा। अब दैट डिपेंड्स कि हमारी कितनी लॉयल गवर्नमेंट आती है जो इस मुल्क से को मोहब्बत करती है, प्यार करती है, कि कैसे वो लोग हैं। और जहाँ तक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का तरह है, मिलिट्री इज फॉर दिस गवर्नमेंट जी, फॉर दिस कंट्री। इस पूरे आज़ादी ना मिलने के इसमें मुझे तो लगता है कि कश्मीरियों का अपना हाथ भी है। नहीं, अगर आज 2 करोड़, आपके एक सवाल से मैं एक सवाल बता रहा हूं कि आप जरा मुझे इसका जवाब जरूर दें कि अगर 2 करोड़ सिख वहां पर आज भारत की पूरी सलामती को खतरे में डाल सकते हैं तो ये कश्मीरी क्या उनसे कम है? उनकी तो अपनी स्टेट कोई नहीं है, वो तो लड़ रहे हैं खालिस्तान के लिए। इनको तो एक नाम दिया गया कि ये कश्मीर है। बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया अफराज साहब। बात यह है कि 1947 में यही सिख था जिसने मुसलमान को काटा था। अब 2020 और 21 में यही सिख है जो मुसलमानों को रास्ता देंगे। ठीक है, ये इतनी बड़ी बात मैं कर रहा हूं कि यहीं से रास्ता बनेगा कश्मीर का। अगर ये इतना अच्छा आसान होता तो क्या ये सिख अपने घरों में बैठे रहते, छोटे मोटे प्रोटेस्ट करते, और जो उनके ऊपर ये लॉज लेके आ रहे हैं उनकी ज़मीन हड़प करने के लिए, या जो भी कॉर्पोरेट फार्मिंग की ये लेके आ रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को देने के लिए, वो भाप गया कि इनके इरादे क्या है। बात यह कि इस वक्त वहां के मुसलमानों को अब जागना पड़ेगा। वो जो माजरत के साथ है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि जी कोई बहुत बड़ी उनके लिए गैबी इमदाद आ जाएगी। 313 ग़ज़वा बदर जब वो मैदान में निकले थे सरबकफ के, तो उसी वक्त अल्लाह की मदद आई थी। यू हैव टू बी इन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड में होना है। अगर आप ग्राउंड में नहीं होंगे आप छक्के कैसे मार सकते हैं? यार आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे सब बात सुने। कश्मीर को 1948 के बाद आपके लॉलीपॉप ही खत्म नहीं हो रहे। क्या हो रहा है? उनको कहा जा रहा है कि तुम आराम से अमन से बैठो, हम तुम्हारे नुमाइंदे बन के, देखिए बात सुने, सफारती लेवल पे आप उनको कमजोर करते जा रहे हो कि जी आप घर बैठो और मैं जा रहा हूँ अक़वाम मुत्तहिदा, आपकी बात कर रहा हूँ, आपका मसला बता रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा टूर है और मैं वहां जाके उसके सदर से कश्मीर की जितनी मूवमेंट भी है ये गलतियां नहीं है हमारे जी। कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है, उनको हम मदद दे रहे हैं, लेकिन इसका हल फाइनली जो है वो हल पॉलिटिकल नहीं है।
ये बात आप भी समझते हैं, ये बात मैं भी समझता हूं। इस हुकूमत में भी नहीं है, इस हुकूमत में कोई हल नहीं होना। इस हुकूमत में एंगेज करना है हमने दुनिया को दोबारा से। हमने उनको बताना है कि अगर आपने इसका पॉलिटिकल हल नहीं किया तो हम इसका, ये हमारा मुल्क है और यकीन कीजिए अगर हमने इसको नहीं लिया तो एक और इजराइल यहां पे बन जाएगा। वो इजराइल सबको, आपको पता है ना कि एक छोटी सी जगह पे वो आया था और उसके बाद वो कितना फैल गया है। और उस इजराइल ने इसको अगर इंडिपेंडेंट कश्मीर बना दिया, गिलगित बल्तिस्तान भी आपके हाथ से जाएगा, जम्मू लद्दाख भी जाएगा, ये वैली भी आपके हाथ से जाएगी। तो चाइना चुप करके बैठा रहेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूं, आपके लिए सहारा, हम लोग सहारा कैसे यार, ये कैसा सहारा देखते हैं? नहीं, ये आपने जितना एक नक्शा बना दिया है सारा, तो इसके अंदर जो स्टेक आप खुद बता रहे हैं कि एक नया ब्लॉक तुर्की और पाकिस्तान भी लीड कर सकता है, तो क्या ये लोग चुप बैठे रहेंगे? यही मैं नहीं, क्या इनके पीछे रशिया नहीं खड़ा होगा फिर? क्या वो भी ड्रामा कर रहा है फिर? क्या तुर्की भी ड्रामा? ये सारी चीज जो भी है, आपकी बात लॉजिकल है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद मैं आपको बता दूं वो चुप नहीं रहेंगे। यही तो वजह है कि अभी लोग सोच रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे फलस्तीन की तरह, और उसका पीछे चाइना है या ये ब्लॉक मौजूद है। आप एट द एंड ऑफ डे आप देखिएगा यहाँ पे काराबाख वाली जैसी मूवमेंट होगी, हमारी जंग होनी है और उस जंग के बाद ही कश्मीर आजाद होगा। देयर इज नो पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जो मैं देखता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जंग जो है ना, उसके अपने मुल्क भारत के अंदर, मोदी के मुल्क में, वहां पे काफी तहरीकें चल रही हैं आजादी की, तो वो जब टूटेगा तो क्या कश्मीर उस वक्त आजाद होगा आपके ख्याल में, या हम उससे पहले जंग लड़ लेंगे? आज आपकी दो मुल्क, यानी दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है खालिस्तान, ठीक है, 7-8 वहां पे तहरीके नहीं बल्कि 11 तहरीके के करीब चल रहा है वहां पे। सबसे पहले खालिस्तान और कश्मीर, आपने ये पैरेलल चलेंगे इस वक्त। अगर आप ये मौका जो इस वक्त आपको इंडियन सिख ने दिया है ना, अगर आप इस मौके से फायदा नहीं उठा सकेंगे, आप यकीन कीजिए कि तारीख आप पे रोएगी। ये मौका इतना बड़ा अल्लाह ताला ने सिखों को भी दे दिया, ये मौका पाकिस्तान को भी दे दिया, ये मौका कश्मीरियों को भी दे दिया, ये मौका वहां के मुसलमानों को भी दे दिया कि वो जागें और वो अवैस ब्रदर की वो गलबे से बाहर निकले और अपनी नई लीडरशिप चुन के अपने आप को मनवाएं वहां पे। यानी कि अवैस भी बीच में चक्करबाजियां दे रहा है वहां की पॉलिटिकल। अच्छा, मुझे ये बताएं, लीडरशिप है बिकी हुई है जी। तारीख ये भी तो कहती है मेजर साहब कि वहां पर कश्मीरी जो हैं उनकी जब आवाज लेके जाते हो, उसमें पीछे कुछ मुल्क होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। वो मुल्क बदकिस्मती से इंडिया के साथ खड़े हैं। हमारे पास जो लीडरशिप थी वो सिर्फ, लेकिन इस लीडरशिप को भी तो आप नहीं मान रहे। लीडरशिप का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाने दी जा रही। उसकी वजह ये, जिस वक्त हम पॉलिटिकली स्टेबल हो गए, हम प्रॉस्पर करेंगे, हम आगे अपनी फसलों को भी ठीक करेंगे, हम कश्मीर की तरफ भी जाएंगे, हम अपनी ऑलरेडी वो इदारे जो यहाँ पे इस वक्त स्टेट विद इन स्टेट है वो सब ठीक हो जाएंगे। तो अगर मैं ये पेशीन को ये करूँगी कि ये भारत में जो सफारती उन्होंने फ़ायदे उठाए थे नवाज शरीफ की हुकूमत में, जरदारी की हुकूमत में, तो उनके बाद, उनके जाने के बाद जो खला आया जिसका आपने तज़किरा भी किया है, तो क्या पीडीएम उस मिशन को जारी रखने के लिए बनी है? ये आपको लगता है कि ऐसा कि पीडीएम उस एजेंडे पे काम कर रही है? कोई शक नहीं है जी। जब तक ट्रंप रहा है, जब तक ट्रंप रहा था, आप पीडीएम का जोर चेक कर लीजिए। इनको जो मुस्लिम मुल्क फाइनेंस कर रहे थे, आप देख लीजिए, द मोमेंट ट्रंप हटा है उनकी जो है तरजीहात डाउन हुई हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की, और पीडीएम के गुब्बारे से ऐसे हवा निकली है, वजह उनकी फंडिंग भी रुक गई है। यहीं पर एक मिनट, मेजर साहब आपने एक बड़ी अहम बात कर दी कि वहां पर ये जो पीडीएम है उसको कुछ मुमालिक, इस्लामी मुमालिक सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो जो सियासी जमातों को कर रहे थे अब वो उनको भी करने के साथ साथ इनकी इस तहरीक को भी कर रहे हैं जिसके अंदर 11 जमातें हैं। नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है जी। हम सोशल मीडिया पे सऊदी अरब और यूएई जो है इसको लीड कर रहे थे, उनको वो कतर भी कर रहे थे। कतर नहीं था, कतर यमन फंसा हुआ है। यमन के और मामला था, लीड जो कंट्री कर रहे थे वो सऊदी अरब और ईरान का कोई रोल नहीं है। ईरान का इस पूरी पीडीएम का क्या वो भारत का दोस्त नहीं है अभी? नहीं, ईरान के ऊपर जब से चाइना ने $400 अरब की इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे एक प्लान और नेशनल सी पैक को लिंक किया उनके साथ, तो उनकी तरजीहात भी बदल गई हैं। एंड हम वो जो सालों के फासले हैं वो महीनों और दिनों में अब तय कर रहे हैं। जो हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, और जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इस ब्लॉक। अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह, मेजर साहब इसका हल आपकी नज़र में क्या है? ये जो फौजी क़यादत अगर बिलफर्ज वो कोई हल देगी, सियासी क़यादत देगी, कौन देगा? इस आखिर ये अगर हम कह रहे हैं, ये लोग भी कह रहे होंगे कि ये टोपी ड्रामा है, तो ये कब ख़त्म होगा? इसका हल है क्या? अफराज साहब, इसका हल ये है कि कश्मीरी खड़े हो जाएं, वहाँ के मुसलमान खड़े हो जाएं अपने हकूक़ के लिए, और यकीन करें जब अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे तो पूरी दुनिया की जो
मुनसिफ हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो इनके साथ खड़े होंगे। अज़रबैजान ने जब काराबाग को आज़ाद कराया तो पूरी दुनिया में कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सका। ठीक है, हमारे यहाँ मुखालफत उनकी भी हुई थी, हाँ, थोड़ी बहुत धमकियां हुई थी, लेकिन वो उनको पता था, डटे रहे। हम ठीक है, काराबाग का और कश्मीर का केस डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कश्मीर का केस, हमारे हुक्मरानों की वजह से ख़राब हुआ है, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ थी। लेकिन आज अगर कश्मीरी खड़े हो जाते हैं और डिटरमिन्ड हो जाएं, जो हैं, यकीन कीजिए हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, और ये हो सकता है कि हम अपनी आंखों से और अपनी ही जिंदगी में इसको एक, लेकिन फिर पाकिस्तान को भी उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि काराबाग भी अकेला अज़रबैजान ने आज़ाद नहीं कराया। हमेशा से तैयार रहा है, जब भी हम जंग हारे हैं, हम सियासी मैदान में हारे हैं। आप 71 भी इवन उठा के देख लें, आप कारगिल उठा के देख लें, आप 48 उठा के देख लें, आप 65 उठा के देख लें, हमारी फौज ने कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं किया और नहीं करेगी। फौज और आवाम इकट्ठे हैं इस मुल्क के अंदर। पीडीएम ने पूरी कोशिश कर ली कि फौज को और आवाम को लड़वाए, उसका किरदार कुछ लड़वाए, लेकिन आपने देख लिया ना कि फौज और आवाम जो वो उनके एम से वो अचीव नहीं कर सके, और इसी वजह से उनको हजूम भी नहीं मिला। मैं यही आपसे बात कर रहा हूं कि जो नैरेटिव वो लेके चल रहे थे, और जिस दिन कश्मीरी और सारे मुसलमान वहां पे खड़े हो जाए, यकीन कीजिए शायद हमारी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने आप ही इंशाल्लाह जो है एक रास्ते की तरफ और अपनी आज़ादी की तरफ ही जाएंगे। जी, जैसा कि नाजरीन आपने सुना कि आज हमने कोशिश की कि 5 फरवरी 2021 है, क्या हम ये तवक्को करें कि 5 फरवरी 2022 में कुछ तब्दीली आएगी? हुकूमत पाकिस्तान में जो तब्दीली का नारा था, क्या कश्मीरी ये नहीं देख रहे? क्या हमने उनके व्लॉग्स और उनके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं देखी कि वो पुकार रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी सुबह आँख खुले तो वो हमारे दरवाजे पे मौजूद और अस्सलाम वालेकुम कहे? क्या ऐसा उनकी ख्वाहिश पूरी होगी? और क्या उनकी इसमें अपना खुद उनको और कुर्बानियाँ देनी है कि कितने लाख कश्मीरी शहीद हो गए, अब क्या और कितने शहीद वो करें तो उनको आज़ादी मिले? क्या वो इस चीज़ पे इंतज़ार करें कि अक़वाम मुत्तहिदा उनकी झोली में आज़ादी डालेगा? तो ये नामुमकिन है। एक बात से मैं 20 बातें इख्तलाफ की हो सकती है मेजर साहब, लेकिन एक बात आपकी ये कि ये जब तक खुद नहीं होंगे तो क्या ऐसा ही आप सोच रहे हैं? क्या खालिस्तान के साथ आप ये सोच रहे हैं कि वो वहाँ पे तोड़ेगा? वो जो 11 से 25 तहरीकें चल रही हैं भारत के अंदर, उनके टुकड़े होंगे भारत के, और फिर उसके बाद आपको भी आज़ादी मिलेगी? तो क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? तो ये जो यकजहती का दिन है, कश्मीर डे है, इसके ऊपर आपको भी सोचना है, आपको भी समझना है कि आपके जो रहनुमा है, मैं एक बात से इत्तफाक करता हूँ मेजर साहब की, इन्होंने कहा कि आप अवैध जैसे शख्स के पीछे मत चलिए, आप अपनी नई लीडरशिप की, नई क़यादत के पीछे अपना सोच विचार कीजिए कि आपको अब आगे लेके चलने वाला कौन है। पूरी दुनिया में इस वक्त 1-2 मुमालिक का मसला नहीं है, वहाँ पे अब ग्रुप्स बनते जा रहे हैं और वो ग्रुप सामने नज़र आ रहे हैं। एक ग्रुप जिसका इशारा किया इन्होंने कि तुर्की, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, ये ग्रुप बनता जा रहा है। इसी तरह बरतानिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन में से कुछ अलहदा होंगे। तो ये सारे, तो आप किस तरफ देख रहे हैं? मत अपना वक्त ज़ाया कीजिए, अपनी क़यादत के ऊपर, उनके कंधों पे ये बोझ रखिए कि वो इसको बोझ ना समझते हुए आपकी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ सोच सकें। हमारे इस व्लॉग को काशिफ साहब कोई आखिरी मैसेज आप कश्मीर के हवाले से? बस बहुत शुक्रिया जी, जुड़े रहिए और हिम्मत रखिए। आपकी तरफ से आवाज़ आएगी तो हमारी तरफ से उन आवाज़ों की तरफ से 10 आवाज़ें मिलेंगी और इंशाल्लाह हम सबको कामयाबी होगी। और कश्मीरी जहाँ जाएँ, हमारे इस 50-50 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, अपने आइडियाज़, अपने ख्यालात, अपने हक़ाइक़ हम तक पहुँचा सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत वसी है, आप किसी भी तरीके से हम तक रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे। पाकिस्तान